हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसडीएच के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास में बेसिक कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास में फ्रेम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास में कुछ प्रोटेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो पहला बेसिक, दूसरा फ्रेम रिलेटेड, तीसरा प्रोटेक्शन बेस्ड, चौथी जो कैटेगरी आती है उसमें वीसीजी, वीलैन और एलकैस पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ अलार्म रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं ये, ठीक है। और कुछ फिर अदर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं ये पूछ लिए जाते हैं वैसे जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपसे कुछ अलग चीज़ें भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं ये मेरे पास में एक पीडीएफ फाइल है, ये मैंने अलग से लिख के उसको स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनाई है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, बेसिक में हमारे पास में पहला हो गया व्हाट इज़ एसडीएच। एसडीएच की आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। एसडीएच में क्या होता है कि हमारे पास में एक कंटेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कंटेनर स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, ये देखो, ये बेसिकली आपके कंटेनर्स हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग कंटेनर है। जैसे ये हमारे पास में जो C11 लेवल का जो कंटेनर है, ठीक है। इसमें जब भी 1.5 MB की स्पीड का कोई क्लाइंट डेटा होगा जो ईथरनेट से राउटर से आ रहा होगा क्लाइंट का, तो वो इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। एसटीएच क्या करता है, वो इस कंटेनर में इसको रख देता है। ये अलग अलग कंटेनर है, अलग अलग आपकी कैपेसिटी के है। देखिए, इसके ऊपर C12 का है, C2 का है, C3, C4, ये अलग अलग कंटेनर है। तो C11 लेता है 1.5 MB और C12 लेता है 2 MB। C2 हो गया आपका, जो हो गया आपका 6 MB के लिए, ठीक है। ऐसे ही C3 हो गया 45 Mbps के लिए, 34 Mbps के लिए। और जो ये जो होता है आपका लास्ट वाला C4, ये हो गया आपका जो जैसे उसमें देखते हैं हम पीडीएच में देखते हैं जैसे 32 चैनल्स होते हैं, वो कंबाइन होके एक E1 देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 4 E1 मिलके E2 सिग्नल देते हैं। तो जब 4 मिल जाएंगे 2 Mbps के, तो वो 8 MB का हो गया, उसको बोल देंगे हम E2। ऐसे ही 4 E2 मिलके हमें दे देंगे आपका 34 Mbps, ठीक है। और फिर ऐसे ही 4 मिलके हमें दे देंगे 140 Mbps, ठीक है। ये जो हो गया हमारे पास में, ये जो कंटेनर हो गया, ये उसको ही सपोर्ट करेगा। मीन्स E1, E2, E3, E4। E4 जो आएगी हमारे पास में वो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद में यहाँ पे जो नीला नीला आप देख रहे हो, ये यहाँ पे बेसिकली एक पाथ और हेड हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो एंड टू एंड पाथ की मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। एपीएस सॉरी, जो पाथ ओवर हेड होता है वो एंड टू एंड मॉनिटरिंग होती है, उसको करता है। और पाथ पे जितने भी अलार्म्स होते हैं वो पाथ ओवर हेड की वजह से ही आते हैं। और आपका जो एरर इंडिकेशन होता है वो भी पाथ ओवर हेड करता है। तो आपसे पाथ ओवर हेड क्यों ऐड करते हैं, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वीसी बन जाता है, वर्चुअल कंटेनर, ठीक है। वर्चुअल कंटेनर के बाद में यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये बेसिकली एक पॉइंटर ऐड हो रहा है, ठीक है। पॉइंटर बस ये बताता है कि जो वर्चुअल कंटेनर का डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंटर जो है ये बताएगा आपका कि कहाँ से आपका
वर्चुअल कंटेनर का डेटा स्टार्ट हो रहा है। फिर ये ट्रिब्यूटरी यूनिट बन जाता है, ठीक है, ये आपका ट्रिब्यूटरी यूनिट हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही ये देखिए चार चार जो है, ठीक है, ये 3 और फिर ये 1, ये ऐसे ही आपके सिग्नल हो गए, अलग अलग स्ट्रीम हो गई जो ऐड हो जाती है, फिर एक टग बनाती है, ठीक है, ये आपका टग हो गया, टग 2। ऐसे ही जब ये इधर से डेटा आएगा, ठीक है, तो ये अलग से इसके साथ कंबाइन होके ये टग 3 बना देगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लेक्सिंग होती रहेगी, और ठीक है, ये लास्ट में आके आपका VC4 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने यहाँ पे ये देखा है नीला जो एरो का निशान दिख रहा है, ये पाथ ओवर हेड इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये ब्राउन कलर की दिख रही है आपको, ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको सॉरी, यहाँ भी जो है आपको यहाँ पर ये भी आपका पाथ ओवरहेड इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, पाथ ओवरहेड, ठीक है। यहाँ भी पाथ ओवरहेड जब ऐड हो रहा है तो ये बन गया आपका VC4, ठीक है। यहाँ पे फिर पॉइंटर ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लास्ट में जो होता है आपका, यहाँ पे सेक्शन ओवरहेड ऐड होता है, ठीक है, सेक्शन ओवरहेड, जो रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड होता है और मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड होता है, यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके ऐड होके ये लास्ट में आपका STM स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। ये STM 1 की होगी जब यहाँ से कुछ ऐसे मल्टीप्लेक्सिंग होगी, ठीक है। और जब ये सारा का सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, तो ये STM-N स्ट्रक्चर बन जाएगी। STM आपका 4 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये आपका यहाँ पे STM-N स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे पूछ लेते हैं कैपेसिटी ऑफ SDH की कैपेसिटी कितनी होती है। SDH में हम लिमिटेड होता है, SDH 40G तक लिमिटेड होता है, ठीक है। एक जो सिग्नल होता है, ठीक है, उसको हम 40G तक ही दे सकते हैं, पर जनरली हम देखते हैं कि 10G तक ही जो STM64 तक ही हम इसको यूज़ करते हैं, STM64, ठीक है। ये देखिए STM64 इन सम केसेज 40G, ठीक है। इसके बाद में 40G के बाद में हमें कुछ 40G के बाद में हमें कुछ दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ लेते हैं PDH क्या होता है, ठीक है, PDH क्या होता है, ठीक है। फिर कैपेसिटी ऑफ PDH पूछ ली। बेसिक जो यूनिट होती है PDH की वो E1 होती है, ठीक है। ये देखिए E1 स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, इसमें 32 चैनल्स होते हैं, ठीक है, 32 चैनल्स, और जो एवरी चैनल होता है वो एक बार में 8 बिट सेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही टोटल 32 चैनल्स हो गए, ठीक है, आपके पास में। अब 32 चैनल्स एवरी टाइम 8 बिट सेंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार में टोटल बिट्स कितनी सेंड हो गई, ठीक है, ये देखिए 8 बिट्स मल्टीप्लाई 32 चैनल्स, ठीक है, तो टोटल 256 बिट्स जाएगी एक फ्रेम में, ठीक है। और ऐसे ही टोटल 8000 फ्रेम जाते हैं, ठीक है, टोटल 8000 फ्रेम जाएंगे जब उसमें, ठीक है। तो 256 मल्टीप्लाई 8000, ये टोटल जो बिट्स होती है पर सेकंड जो जा रही है, एक सेकंड में 8000 फ्रेम जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो टोटल जो आपकी डेटा रेट हो गई एक सेकंड में, ठीक है, वो आपकी जाएगी 2 Mbps, ठीक है। ऐसे करके PDH का जो फ्रेम होता है वो कुछ ऐसा होता है। उसके बाद में आपसे पूछ लेते हैं वो डिफरेंस बिटवीन SDH एंड PDH, डिफरेंस बिटवीन SDH एंड DWDM, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पूछ लेते हैं,
ठीक है। एस और पी में डिफरेंस ये रहता है कि जो एस होता है वो फुली सिंक्रोनाइज्ड होता है, और जो आपका एस होता है वो फुली सिंक्रोनाइज्ड होता है, और पी होता है वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज होता है। ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज्ड और फुली सिंक्रोनाइज्ड में डिफरेंस होता है कि भाई समझ लीजिए कि दो घड़ियां हैं, एक आपकी एक मेरी, ठीक है। अभी हमने टाइम मिला लिया उसमें, तो हमारा टाइम सही है एकदम, मीन्स करेक्ट है, दोनों का टाइम एक जैसा है, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन 10 दिन के बाद में हम देखेंगे तो भी हमारा लगभग सेम सही मिलेगा। लेकिन उसी को हम अगर 5 साल बाद देखें तो उसमें ज़रूर 5 सेकंड का 10 सेकंड का 5-10 सेकंड का डिफरेंस मिलेगा आपको, 5-10 सेकंड का डिफरेंस रहेगा। तो यही होता है कि सिंक्रोनाइज जैसा, तो मीन्स 5-10 साल में उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, और फुली सिंक्रोनाइज्ड का मीन्स उसमें आज भी एक्यूरेट टाइम रहेगा दो घड़ियों में, और 10 साल के बाद भी वो घड़ियाँ आपस में एक जैसी रहेगी, ठीक है। और जो आपका एस और डी में डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि देखिए, जो एस में होता है ये डिफरेंट क्लाइंट से डेटा लेता है, उनको मल्टीप्लेक्स करता है, और सिर्फ एक ही वेवलेंथ निकालता है, एक ही कलर की लाइट। वेवलेंथ मीन्स एक कलर की लाइट, ठीक है। डी में क्या होता है, एक क्लाइंट से जो डेटा लेगा, ठीक है, उसको अलग कलर में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स अलग लैम्डा। लैम्डा मीन्स बेसिकली कलर ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहले एक क्लाइंट से लेगा उसका अलग कलर, फिर दूसरे क्लाइंट से लेगा उसका अलग कलर, और तीसरे क्लाइंट से लेगा उसका अलग कलर। फिर ये तीनों कलर मिलके, ठीक है, एक ही फाइबर के थ्रू सेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइबर में जो होगा आपके थ्री क्लाइंट के 3 डिफरेंट लैम्डा होंगे, ठीक है। और ऐसे ही करते करते इसमें हम भेज सकते हैं 140 लैम्डा भेज सकते हैं हम अप टू, ठीक है। उसके लिए अलग अलग स्पेसिंग रहती है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है कि वाई वी मूव टू एस डी एच फ्रॉम पी डी एच एंड डी डब्ल्यू डी एम फ्रॉम एस डी एच, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेम रिलेटेड। इसमें देखिए, ये फुल जो एस टी एच का फ्रेम है वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। मैपिंग प्रोसेस पूछ लेंगे, क्लाइंट डेटा की एस डी एच पे कैसे होती है, ठीक है, वो आपको मैं समझा चुका हूँ पीछे, फिर भी समझ लीजिए। ये कंटेनर में डेटा रखते हैं, फिर पाथ ओवरहेड उसमें ऐड करते हैं, वर्चुअल कंटेनर बन जाता है, फिर उसमें पॉइंटर ऐड करते हैं तो ट्रिब्यूटरी यूनिट बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके अलग अलग सिग्नल एक जगह पे मल्टीप्लेक्स होके फिर से यहाँ पे एक जो आपका पाथ ओवरहेड इसमें ऐड होता है, फिर ये वर्चुअल कंटेनर बन जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में सेक्शन ओवरहेड इसमें ऐड होता है, फिर ये एस टी एम स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर ये मैपिंग ऑफ 2 Mbps, मैपिंग ऑफ 2 Mbps डेटा ओवर एस डी एच, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें तो उसको भी देख लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। फिर पाथ ओवरहेड क्यों ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये एरर इंडिकेशन, अलार्म इंडिकेशन और एंड टू एंड मॉनिटरिंग के लिए इसको ऐड करते हैं। फिर ये DCCR और DCCM, ये आपका रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड में होता है, रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड में और मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड में। ये DCCR तो इसमें होगा आपका, ठीक है, DCCR, और इसमें DCCM होगा आपका, ठीक है, इसमें मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड में। ये देखिए, D1, D2 और D3, ये जो आपका है ये रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड है, और ये आपका मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड है, ठीक है। ये D1, D2 और D3, ठीक है। ये जो रीजनरेटर सेक्शन होता है हमारा STH में, जो फाइबर लेवल जो होता है उस पे जो कुछ भी चीज़ें होती है उनको मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है, सर्किट बनाने के लिए,
सर्किट एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को देने के लिए, ये बेसिकली हम DCC-R के थ्रू करते हैं उसको, ठीक है। और DCC-M जो होता है वो D4 से लेकर के, ठीक है, D12 तक होता है, ठीक है। ये होता है आपका मल्टीप्लेक्सर सेक्शन पे, मल्टीप्लेक्सर में यानी मक्स में जो कुछ भी होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, मैनेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ आपको। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट, देखिए ये जो हमारा नोड है ये फील्ड में लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोकल लॉगिन करते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ के हम कुछ भी करना होता है हम कंप्यूटर के सामने बैठ के कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कि हम वहाँ पे ना जा पाए, ठीक है, वहाँ पे ना जा पाए, या फिर हमें यहाँ पे बैठ के, दिल्ली में बैठ के मुंबई में लगा हुआ कंप्यूटर या फिर नोड जो भी नोड है आपका, जो भी मक्स लगा हुआ है उसको मैनेज करना है, उसमें ऑपरेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से जो फाइबर कनेक्टिविटी हुई, ठीक है, वो अलग अलग नोड के थ्रू होते हुए हम यहाँ तक ले आते हैं सर्वर तक, ठीक है। सर्वर हमारा NMS से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हम डायरेक्ट तो है नहीं कि भाई हम उसमें ऑपरेशन करने लगे, हमारी कनेक्टिविटी तो हो गई, पर लेकिन हम आगे उसमें ऑपरेशन करेंगे कैसे। ऑपरेशन करते हैं हम DCC-R और DCC-M के थ्रू, ठीक है। जो D1 से लेकर D3 तक बाइट होते हैं वो DCC-R होता है, वो हमारा रीजनरेटर सेक्शन, ये रीजनरेटर सेक्शन हुआ। इसमें जो भी ऑपरेशन होंगे हम उस पे करेंगे, DCC-R के थ्रू करेंगे। यहाँ पे नोड लगा होगा, ठीक है, ये अलग अलग नोड। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो DCC-R के थ्रू करेंगे, और DCC-M के थ्रू ये इसके अंदर ये मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, मक्स है, इस सेक्शन में हम जो भी काम करेंगे वो DCC-M के थ्रू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका ट्रेस, J0 बाइट होती है जो आपका रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड में होती है, ये जो है ये J0 बाइट, ठीक है। इसमें ये जो आपकी दिख रही है A1 A2 बाइट, ये होती है फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड, ठीक है, जो स्टार्टिंग बताती है। जो हमारा डेटा जाता है वो ऐसे करके जाता है रो वाइज, पहले ये रो जाएगी, फिर ये रो जाएगी, फिर ये रो जाएगी, फिर ये रो जाएगी, ऐसे करके रो वाइज डेटा जाता है हमारा, ठीक है। वो सबसे पहले जो जाएगा वो A1 A2 बाइट जाएगी, फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज़ है वो नीचे लिखी हुई है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड सेट करता है जो फ्रेम की स्टार्टिंग बताती है। जो J0 बाइट है ये ट्रेस होती है, जैसे एक MSC को ले लो, MSC में बहुत सारी फाइबर्स होती है, ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो हम बेसिकली हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी फाइबर कहाँ पे गई हुई है। तो हम जब उसको लोकल लॉगिन करते हैं तो ट्रेस आइडेंटिफायर जो होता है, ये ट्रेस आइडेंटिफायर होता है J0, ठीक है। इसके थ्रू हम अगर उसमें पाथ में हम एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन डाल देते हैं कि भाई इस जैसे पोर्ट नंबर डाल दिया हमने, तो यही जो एक ए एंड पे हम J0 में या फिर ट्रेस डालेंगे, ठीक है, वो हमें दूसरे एंड पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो हमें इससे बेसिकली पता लग जाता है कि कौन सा पाथ कहाँ से कनेक्टेड है, कौन सा फाइबर कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रेस के बाद में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइट्स होती है मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड में K1 एंड K2 बाइट। ये देखिए जो K1 और K2 बाइट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इस पे क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। ये क्या करती है, ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विचिंग के काम आती है APS के लिए, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जब भी एक पाथ कट जाता है, प्रोटेक्शन बनाते हैं, जैसे किसी भी कोई भी डेटा हुआ उसकी प्रोटेक्शन बनाते हैं, मक्स की प्रोटेक्शन बनाते हैं। तो बाई चांस ऐसा होता है कि वर्किंग पाथ कट जाता है, तो अगर प्रोटेक्शन नहीं बनाएंगे तो डेटा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर कंप्लेन करेगा। तो हम एक अल्टरनेटिव उसको पाथ दे देते हैं कि भाई जब भी हमारा एक पाथ कटेगा, वर्किंग पाथ कटेगा जिस पे हमारा अभी डेटा जा रहा है, अगर वो पाथ कट गया तो जो प्रोटेक्शन पाथ है उस पे डेटा स्विच हो जाएगा। वो होता है आपका K1 और K2 बाइट की हेल्प से, ठीक है। ये देखिए इसमें जैसे ये आपका वर्किंग पाथ है, ठीक है, और ये आपका प्रोटेक्शन पाथ है, ठीक है। जब भी इसमें कोई फाइबर कट लगेगा, ठीक है, जब भी इसमें फाइबर कट लगेगा तो K1 की जो पहले स्टेटस 0 था वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और जो डेटा इस पे जा रहा था वो इस पे ना जाके अब इस पे जाने लगेगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद में जो होता है वो प्रोटेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं SNCP क्या होता है, MSP क्या होता है। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ना। इसमें 3 टोपोलॉजी होती है, एक तो 1+1, एक 1 to 1 और एक 1 to n। 1+1 मीन्स दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, ठीक है। देखिए डेटा जो जाता है वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, इसमें भी और इसमें भी साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड होता है। लेकिन जो बी पे रिसीव होता है वो क्वालिटी बेस्ड, जो भी जिसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, जिसमें एरर्स कम होंगे, बी सिर्फ उसको ही रिसीव करेगा, ठीक है। डेटा तो दोनों साइड में सेंड हो रहा है, ये जो ए है ये दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड करेगा, ठीक है, लेकिन बी रिसीव करेगा उसको जोन सा अच्छा होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड में और मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ओवरहेड में। जो BIP जो आपकी बाइट्स होती है B1 और जो B2 बाइट्स होती है, ये इनकी हेल्प से होता है, ठीक है। ये जो B1 है आपकी रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड में, हाँ, जो भी रीजनरेटर सेक्शन में जो भी एरर्स होती है उसको शो करता है, मींस फाइबर पे जितनी भी एरर्स होगी उसको शो करेगा। और B1 ये सॉरी B2 जो बाइट होगी ये मल्टीप्लेक्सर सेक्शन पे जितनी भी एरर्स होगी उसको शो करेगा, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे ही B1 और B2 बाइट एरर डिफाइन करेगी, ठीक है, तो इस पे या तो हो सकता है सिग्नल डिग्रेडेड का अलार्म आ जाए, या फिर हो सकता है इस पे फाइबर कट आ जाए, ठीक है। तो ये इस पे स्विच हो जाता है, ये स्विच होता है 50 मिली सेकेंड के अंदर, जो इसका रिस्टोरेशन टाइम होता है वो 50 मिली सेकेंड होता है। अगर 50 मिली सेकेंड के अंदर ये भी पाथ कट जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा डेटा ड्रॉप हो जाएगा, ये स्विच नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस केस में कस्टमर कंप्लेन करेगा। ऐसा ही MSP में क्या होता है, 1 to 1 होता है। इसमें जो डेटा सेंड होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, दूसरा जो डायरेक्शन होता है वो उस पर हम अलग से कोई और एक्स्ट्रा सिग्नल है उसको भेज सकते हैं, ठीक है। जब डेटा एक ही डायरेक्शन में जाता है तो जब भी इसमें कुछ फाइबर कट लगेगा, ठीक है, तो ये डेटा इस पे स्विच हो जाता है, इस वाले पाथ पे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं, तो इसमें जब डेटा सेंड हो जाएगा 50 मिली सेकेंड के अंदर होगा। ये कैसे होगा, ये होगा K1 और K2 बाइट की हेल्प से, जो मैंने अभी बताया था आपको। K1 का स्टेटस 1 हो जाएगा और ये अपना इस पे स्विच कर देगा, और जो इस पे पहले जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो MSP में ये होता है 1 to 1 की तरह ही होता है। इसमें जो वर्किंग पाथ होते हैं, ऊपर वाले वर्किंग पाथ है, ठीक है, ये अप टू 15 हो सकते हैं, N अप टू 15 हो सकता है, ठीक है, 15 तक ही हो सकता है। उसके बाद में एक और आता है MS स्प्रिंग, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं VCG, VLAN और LCAS।
इस पे बेस्ट क्वेश्चन होता है आपका ना। फिर उसके बाद में आपका अलार्म कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एलकेएस बता देता हूँ पहले क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका एलकेएस। एलकेएस में क्या होता है, इसको बोलते हैं लिंक कैपेसिटी एडजस्टमेंट स्कीम, ठीक है। लिंक कैपेसिटी एडजस्टमेंट स्कीम, इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से फीचर है वीसीजी का, ईथरनेट ओवर एसडीएच का। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एसडीएच में जो डेटा दे सकते हैं वो HTM1 का दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ एसडीएच की बात करें, एसडीएच में क्या होता है कि हमारे पास में सिर्फ HTM1 होता है जो लीस्ट होता है, ठीक है। बाई चांस अगर कस्टमर कहता है कि हमें 10 MB का लिंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अगर एच में देंगे तो सिर्फ 155 Mbps देंगे, ठीक है। उसमें हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, 145 Mbps तो हमारी बेकार हो गई, 10 MB चली गई। 10 MB का सर्किट चाहिए था उनको, तो ठीक है। तो हम VCG के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। VCG में क्या होगा कि एक वर्चुअल सर्किट बना लेंगे हम, उसमें हम 5 VC12 दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम 5 VC12 दे देंगे और फिर उसको सेंड करेंगे, ठीक है। इनको अलग अलग मेंबर बोल देते हैं कि एक VC12 को, या फिर किसी ने अगर मांग लिया 100 MB का, तो हम 2 VC3 दे देंगे उसमें, ठीक है। अगर किसी ने 45 Mbps का मांग लिया, 45 Mbps से हल्का सा नीचे मांग लिया, तो हम एक VC3 दे देंगे, ठीक है। तो वर्चुअली ये मेंबर्स होंगे हमारे पास में, एक वर्चुअल सर्किट बन जाएगा, एक वर्चुअल कंटेनर बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम कैनकेटिनेशन, वर्चुअल कैनकेटिनेशन ग्रुप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक तरीके से कैनकेटिनेशन हो गई। तो जब उसमें 5 मेंबर होंगे, 5 VC12 होंगे, 5 मेंबर हो गए, ठीक है। अब ये टोटल सबकी पाँचों की जो कैपेसिटी होगी वो 2 Mbps हो गई, ठीक है। ऐसी अगर कंबाइन करेंगे तो ये कितनी हो गई, 10 MB, ठीक है। 10 Mbps का सर्किट दे दिया, हमारे पास में 145 Mbps सेव हो गई, ठीक है। अब एलकेएस क्या करता है, जैसे हमारे पास में 5 मेंबर है, ठीक है। अब पाँचों के पाँचों मेंबर एक सर्किट बनाते हैं। ये अलग अलग जो मेंबर हैं इनको अलग अलग पाथ के थ्रू भेज सकते हैं। एक मेंबर को भेज दिया दिल्ली से होते हुए, एक मुंबई से होते हुए, या फिर पांचों के पांचों को मुंबई से होते हुए भेज दिया, ठीक है। ऐसे करके हम भेज सकते हैं। तो बाई चांस अगर हमारा कोई एक मेंबर डाउन हो गया, ये जो दिल्ली से होते हुए जा रहा था हमारा 2 MB, ये अगर डाउन हो गया तो क्या होगा, अगर एलकेएस नहीं होगा तो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा सर्किट ही डाउन हो जाएगा, हमारा 10 MB हमारी डाउन हो जाएगी। लेकिन एलकेएस में क्या होगा, अगर ये हमारा दिल्ली से होता हुआ अगर कोई मेंबर डाउन हो जाता है, तो इसको सर्किट में से टेम्परेरी बेसिस पे हटा देगा। तो फिर हमारे पास में सिर्फ 4 मेंबर ही जाएंगे, ये 8 MB जाएगा, ठीक है। और मक्स पे अलार्म क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लॉस ऑफ पार्शल कैपेसिटी, ठीक है। वो अलार्म आ जाएगा हमारे पास में कि मीन्स पार्शली हमारा जो सर्किट है वो डाउन है, पार्शली, पार्शल कैपेसिटी, ठीक है। अगर पूरा का पूरा सर्किट डाउन होता है, पाँचों के पाँचों मेंबर डाउन हो जाएंगे, तो हमारे पास में जो अलार्म आएगा वो लॉस ऑफ फुल कैपेसिटी, RX TX ऐसे करके कुछ अलार्म आ जाएगा, ठीक है। तो जब एक मेंबर डाउन होगा तो हमारी 8 MB जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पहले हमारी डेटा रेट थी 10 Mbps की, वो अब 8 Mbps की हो जाएगी, ठीक है। अब जो डेटा जा रहा था पहले 10 MB, अब वो 8 MB जाएगा। उससे डेटा रेट कम होने से ये हो जाएगा कि जो चैनल है हमारा, जो फाइबर है, उसमें जो रेट जाएगी वो 8 MB की जाएगी, और उससे जो जो पहले 10 MB घेर रहा था, तो वो जो 2 MB फ्री होगी, ठीक है, उसको किसी और मेंबर को भी असाइन कर सकते हैं हम उसमें ना, ठीक है। तो इससे कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी जो फाइबर की चैनल की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये होता है, यही सब इसमें लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा, ठीक है।
अब जो अलार्म्स आते हैं हमारे, उसमें SDH पे अलार्म लॉस ऑफ सिग्नल जब हमारा फाइबर कट हो जाता है, लॉस ऑफ पॉइंटर होता है जब हमारा VC4 में जो हम पॉइंटर ऐड करते हैं कि VC4 का डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लाइंट का डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर वो हमारा डेटा जो हमारा VC4 में जो पॉइंटर है वो गड़बड़ होगा तो लॉस ऑफ पॉइंटर का अलार्म आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अलार्म आता है लॉस ऑफ फ्रेम का। लॉस ऑफ फ्रेम, जब फ्रेम अलाइनमेंट वर्ड होगी A1 A2 बाइट्स होती है, वो हमारी प्रॉपर नहीं जाएगी तो लॉस ऑफ फ्रेम आ जाएगा। सिग्नल डिग्रेडेड आ जाएगा जब एरर्स बढ़ेगी, उसमें एरर्स होती है जो आपकी ES एरर होती है, एरर सेकंड्स, UAS एरर होती है, UAS होती है जो फाइबर कट के केस में आती है, जब पावर हमारी विद इन रेंज नहीं मिलती है रिसीव पे, तो UAS एरर आते हैं। ES होता है, BBE एरर्स होती है। तो इस केस में सिग्नल डिग्रेडेड का अलार्म आता है। अलार्म इंडिकेशन सिग्नल का अलार्म होता है जैसे हमारे 3 नोड है A, B और C। ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमने सर्किट बनाया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसे करके हमने सर्किट बना दिया है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे कट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा लॉस ऑफ सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा अलार्म इंडिकेशन सिग्नल। जो हमारा अलार्म इंडिकेशन सिग्नल आएगा वो तीसरे नोड पे आएगा, लॉस ऑफ सिग्नल आएगा इस पे। अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि भाई 3 नोड बना देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 नोड बना दिए A, B और C। ठीक है, ये हो गया आपका एक पेयर, एक पेयर ये हो गया, ये इसका हो गया TX। ठीक है, ये उसका हो गया RX। ठीक है, ये इसका TX हो गया और ये इसका RX हो गया। ऐसे ही ये इसका TX हो गया, ये RX हो गया, और ये इसका TX हो गया और ये RX हो गया। ठीक है, अब ये पूछ लेते हैं कि अगर यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, इसका रिसीव अगर डाउन हो गया, जो बीच वाला है इसका अगर रिसीव डाउन हो गया तो कैसे कैसे अलार्म जनरेट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब इसमें रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पे लॉस ऑफ सिग्नल आएगा। ठीक है, इसमें बीच वाले में, अब इस पे तो रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये इस पे लॉस ऑफ सिग्नल तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है। इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा RDI, रिमोट डिफेक्ट इंडिकेशन इसमें, और इस पे आएगा अलार्म इंडिकेशन सिग्नल यानी AIS। तो इस केस में बीच वाले पे लॉस ऑफ सिग्नल, इस पे पहले वाले पे RDI और इस पे अलार्म इंडिकेशन सिग्नल आएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ईथरनेट ओवर SDH पे अलार्म्स होते हैं, क्लाइंट सिग्नल फेलियर होता है, LOFD होता है। LOFD होता है कि जो ईथरनेट डेटा आता है राउटर से, जो डेटा आता है वो ईथरनेट की फॉर्म में आता है। ईथरनेट की फॉर्म में जब आता है तो उसमें आपने ईथरनेट में सुना होगा जेनरिक फ्रेमिंग प्रोसीजर GFP। जो GFP होता है, जेनरिक फ्रेमिंग प्रोसीजर, उसमें जो ईथरनेट डेटा होता है उसका फ्रेम बनाते हैं। तो जब भी वो फ्रेम जो होता है, ठीक है, GFP जिसको फ्रेम, GFP प्रोसेस होता है उसके द्वारा जब फ्रेम बनता है, अगर ये फ्रेम का आकार जो हुआ, डेलिनेशन, LOFD की फुल फॉर्म होती है लॉस ऑफ फ्रेम डेलिनेशन। डेलिनेशन मीन्स आकार। तो जब भी इसका कोई आकार बिगड़ने लगता है, ठीक है, तो LOFD का अलार्म आ जाता है। ठीक है, ये किस केस में आ सकता है, जब जो क्लाइंट का जो हमारा मक्स का हैंड ओवर पोर्ट है उस पे अगर जो क्लाइंट ने लैन वगैरह लगा रखी है, अपनी फाइबर लगा रखी है राउटर से, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ उसके कनेक्टर में डिफेक्ट होगा, तो जो फ्रेम आएगा हमारे पास में, जो डेटा आएगा ईथरनेट का, वो अगर हमारा गड़बड़ हो जाए, उसका फ्रेम का अगर आकार गड़बड़ हो जाए, तो LOFD आएगा, लॉस ऑफ फ्रेम डेलिनेशन का अलार्म आएगा। लॉस ऑफ पार्शियल कैपेसिटी, जब हमारा मैंने बताया था LCAS बताया था, तो उसमें जब एक मेंबर डाउन होता है तो लॉस ऑफ पार्शियल कैपेसिटी आता है, और जब पूरा का पूरा सर्किट डाउन होता है तो लॉस ऑफ फुल कैपेसिटी का अलार्म आता है।
ठीक है। कुछ अदर क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है आपके वो है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पूछ ली, OSI मॉडल पूछ लिया। इसमें लेयर 1 और लेयर 2 पे अलार्म्स पूछे जाते हैं कि भाई लेयर 1 पे कौन से अलार्म हो गए, लेयर 2 पे कौन से अलार्म्स हो गए। लेयर 1 पे हो गया आपका लॉस ऑफ सिग्नल हो गया, ठीक है। और लेयर 2 पे हो गया आपका लॉस ऑफ फ्रेम हो गया, लॉस ऑफ पॉइंटर हो गया। जो फ्रेम रिलेटेड जो अलार्म्स है वो लेयर 2 पे हो जाएंगे। इसमें TCP और UDP पूछ लिया आपसे। नेटवर्क सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये प्रोटोकॉल्स होती है, ये पूछ लेते हैं। OSPF पूछ लिया आपसे, ठीक है। ये राउटिंग होती है, ये पूछ लिया आपसे। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से समझ लीजिए आप। जैसे आप अभी तो हमारे पास में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं या फिर जितने भी बस अड्डे हैं उन पे फ्री वाईफाई लगा दी गई है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप एक बस अड्डे पे जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे वाईफाई है फ्री में। तो आप क्या करते हैं, आपने वाईफाई ऑन कर ली, ठीक है। वाईफाई ऑन करने के बाद में जो आपका मोबाइल होगा वो DHCP के थ्रू इसके पास में, वाईफाई के पास में एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, कि भाई मुझे नेटवर्क से कनेक्ट होना है। अब जो वाईफाई होगा वो कुछ पॉसिबल जो IP एड्रेसेस हैं, ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू ही आप कनेक्ट हो सकते हो। तो एक IP एड्रेस का पूरा जो समूह होगा, जो ग्रुप होगा, वो इसको सेंड कर देगा आपके मोबाइल को, ठीक है। उसमें से आप एक IP एड्रेस लेंगे, ठीक है, और IP एड्रेस लेके फिर से वाईफाई की साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। DHCP का कुछ प्रोसेस ऐसा ही होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उधर से IP एड्रेस का एक ग्रुप आएगा, उसमें से एक IP एड्रेस आप चुनेंगे, फिर वाईफाई की साइड में भेजेंगे, वाईफाई उसके थ्रू आपको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। प्रोसेस ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है आपका जीपोन पे। हाँ दोस्तों, उसके बाद में जीपोन पूछ लिया जाता है कई बार। जीपोन क्या होता है, जीपोन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका जीपोन, ठीक है। जीपोन क्या करता है, एक बॉक्स होता है जीपोन जैसे हमारा मक्स होता है, ठीक है। उसको ही बोल देते हैं हम जीपोन। जीपोन ओल्ट, ओल्ट ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन, ठीक है। जीपोन ओल्ट हो गया हमारे पास में एक बॉक्स। वो क्या करेगा, आपका जो इंटरनेट से कनेक्शन आ रहा है, PSTN से आ रहा है, IPTV का कोई नेटवर्क है, उससे जो डेटा आ रहा है उस डेटा को लेगा। उसमें उसके बाद में एक ऑप्टिकल स्प्लिटर लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल स्प्लिटर लगा देते हैं, वो जो डेटा आता है उनको स्प्लिट कर देता है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे यूजर्स होते हैं उनके पास में डेटा भेज देता है। तो जो इसमें जीपोन में जो पैसिव लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि जो हम इसमें स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं, पैसिव का मीन्स इसको हम कोई पावर नहीं दे रहे हैं, बस एक डिवाइस हो गया जो बिना किसी पावर दिए ऑप्टिकल सिग्नल को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो जो इसमें रेट आती है वो 2.5 Gbps की आती है, ठीक है। 2.5 Gbps की स्पीड आती है इसकी ना। और जो ये हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और जो अप स्ट्रीम होगी वो 1.25 Gbps की होगी, ठीक है। यहाँ तक होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आता है IP एड्रेसिंग पूछ लिया, सबनेटिंग पूछ लिया, FTTH पूछ लिया, FTTP पूछ लिया, FTTX पूछ लिया, ये पूछ लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा।
इनका मतलब सिंपल होता है कि जो फाइबर पे डेटा आ रहा है उसको होम तक पहुंचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होगी उसको FTTH बोल दिया, जो बिल्डिंग तक भेज रहे हैं उसको FTTB बोल दिया, जो प्रीमिसेस तक किसी भी प्रीमिसेस तक पहुंचा रहे हैं उसको FTTP बोल दिया, FTTN हो गया, FTTC हो गया, FTTE हो गया। ऐसे करके ये अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प होगी और आप अपना इंटरव्यू सही से दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।